तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी वैसे तो कायदे से आपको मैंने 18 दिन पहले ही सुना दी थी। 18 दिन पहले आपको याद होगा एक कहानी मैंने सुनाई थी, लेकिन बीच से ही उस कहानी को अचानक से डिलीट करना पड़ा था। कई लोगों का क्वेश्चन भी आने लगा था कि आखिर उस कहानी में हुआ क्या था, कातिल कौन था, कातिल पकड़ाया या फिर नहीं पकड़ाया, अगर पकड़ाया तो कैसे पकड़ाया। अब कई लोगों का कहना भी था कि उस कहानी को आप दोबारा अपलोड कीजिए, लेकिन फिर सवाल ये था कि डिलीट क्यों किया। तो दरअसल उस कहानी में कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस मैंने ऐसे डाल दिए थे जिस वजह से यूट्यूब की पॉलिसी की वो अगेंस्ट हो गया था। तो फिर वो मजबूरी थी, उसको डिलीट करना पड़ा। और आज इस कहानी को मैं सुनाना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि आज की जो कहानी थी वो रेडी थी, दूसरी ही कहानी थी। बाकायदा मैं रिसर्च वगैरह अपने हिसाब से करके आराम से कहीं घूमने गया था किसी काम से, ये काम करके आऊँगा, उसके बाद फिर पहुँचूँगा, कहानी वगैरह रेडी है, सारी चीज़ें एकदम तैयार, बस कहानी सुनानी है। अब इसके बाद 6 बजे शाम को अचानक से घर पे आता हूँ। आने के बाद फिर ऐसे ही मौज मस्ती के लिए यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करने के दौरान एक टीज़र जो कि क्राइम तक का है, वो टीज़र जैसे ही मेरे सामने पड़ा तो कायदे से इस बार मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चूँकि इसी कहानी को तो मैं लगभग 9 बजे सर सुनाएंगे और 10 बजे मैं सुनाने वाला था। अब एक ही कहानी को 9 बजे आप कहीं और सुने, फिर 10 बजे मुझसे सुने, तो आपके साथ भी गलत होगा कि दो जगह पे एक ही कहानी को सुनना। और अब इतनी ही देर में पॉसिबल भी नहीं था कि 2 घंटे के अंदर कोई दूसरी कहानी रिसर्च कर लें, क्योंकि रिसर्च करना लगभग कई घंटों का काम है। उसके बारे में कई चीज़ें होती हैं जो आपको सुननी पड़ती हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप 2 घंटे के अंदर छाप लेंगे। तो फिर अब क्या करूं? आराम से एक तरह से हताश भी था कि इतनी मेहनत करके रिसर्च करी और कोई और सुना देगा, मैं सुनाऊंगा तो पता नहीं लोग देखें या ना देखें, कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। तमाम तरह की दिमाग में चीज़ें थी, वो डेढ़ गुण लगी थी। लेकिन इसी दौरान याद आया कि एक कहानी तो ऐसी थी जो लोगों की डिमांड भी थी, साथ ही मुझे डिलीट भी करनी पड़ी, तो क्यों ना उसी कहानी को आज सुना दिया जाए। तो फिर आज की कहानी वही कहानी है जो मैंने आपको 3 जून को सुनाई थी, 3 जून को। और इस कहानी के बारे में ज़्यादा आगे पीछे कहूँगा नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बात पे पक्का यकीन हो जाएगा कि अगर पुलिस वाले अब जांच पड़ताल सही से करें, पुलिस वाले अपने काम को बखूबी अगर निभाएं, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएं, तो शायद ही कोई ऐसा केस हो जो सुलझे ना। क्योंकि आज की कहानी जो कहानी है और जिस हिसाब से इसमें मर्डर मिस्ट्री थी कि एक तरह से सोचने पे भी लगता है कि ये जो केस है एक तरह से नामुमकिन था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने सुलझाया। तो अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले से। महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में एक बीच है, मीरा भायंदर बीच। बाकायदा वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, समुद्र का किनारा है। अब काफ़ी लोग आते हैं तो आने के बाद कुछ गंदगी वगैरह भी करते हैं। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वहाँ पे छोड़ जाते हैं, कुछ चिप्स के पैकेट्स छोड़ जाते हैं। इसी वजह से अब बीच की साफ़ सफाई को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ की सब गवर्नमेंट है, जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है, उसने बाकायदा वहाँ पे कुछ सफाई कर्मी रखे हुए हैं जो सुबह सुबह आते हैं और रात भर में जो गंदगी हुई होती है उसको बाकायदा साफ़ करते हैं। साफ़ करके फिर से समुद्र को एकदम ताज़ा कर देते हैं, ताकि अब जो लोग आएँ, जो इस बीच पे घूमने आएँ, उनको ये जो बीच है वो बढ़िया फ्रेश मिले, कोई गंदगी ना हो, कोई पोल्यूशन ना हो। इसी क्रम में 2 जून साल 2023, यानी इसी साल की इसी महीने की 2 तारीख को कुछ सफाई कर्मी जो थे उस बीच पे जाते हैं सफाई करने के लिए। अब बीच पे जाते हैं, बीच पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के दौरान आपस में बातें भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं, और आपस में ये भी कवायद चल रही है कि कुछ ऐसा मिल जाता है इस समुद्र से कि हमें ये काम ना करना पड़ता। अब इसी तरह के हंसी मजाक, हंसी ठिठोली कर रहे हैं ताकि काम आसान ही लगे और वक्त भी कट जाए, काम भी हो जाए, थकान भी हावी ना हो। लेकिन इसी दौरान जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तो एक सफाई कर्मी था, वो देखता है कि समुद्र की लहरों के बीच कोई चीज़ है जो फंसी हुई है। अब ये चीज़ जैसे ही वो स्वीपर देखता है तो मन में क्यूरियोसिटी भी होती है कि भैया कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे फंसी हुई है। अब क्यूरियोसिटी बस जो सफाई कर्मी था अपने आसपास के लोगों को बताता है कि उस लहर के पास देखो कोई चीज़ है जो फंसी हुई है। अब सारे लोग देखते हैं तो सारे लोग एक तरह से क्यूरियोसिटी के अंतर्गत आ जाते हैं
अब सारे लोग भाग के उस जगह पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक सूटकेस है और जो सूटकेस है वो लहरों के बीच फंसा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सूटकेस में कोई भारी चीज़ है जिस वजह से जो लहर है उसको ना किनारे ला रही है ना ही अंदर ले जा पा रही है। अब सारे लोग देखते हैं, सबके मन में तरह तरह के ख्याल कि हो सकता है ये किसी रईसजादे का सूटकेस हो, गिर गया हो, कोई ऐसा हो जो क्रूज़ पार्टी कर रहा हो उसका सूटकेस गिरा हो, या फिर किसी जहाज़ से गिरा हो। यानी तीनों ही सूरत हाल में इस सूटकेस में कुछ मोटी रकम होगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, हो सकता है कुछ घड़ियाँ वगैरह निकल जाए, कुछ अच्छे ब्रांडेड कपड़े निकल जाए। अब जैसे ही आपस में ये सारे लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, फ़ौरन ही अब उस सूटकेस को खोला जाता है और जैसे ही सूटकेस को खोलते हैं तो खोलने के बाद अंदर जो कुछ वो लोग देखते हैं, देखने के बाद एक तरह से सभी लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और इस लाश का जो सर था वो गायब था। अब एक बिना सर की लाश, वो भी लड़की की। अब जैसे ही ये चीज़ देखते हैं तो मुंह से चीख भी निकलती है। आसपास के लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जो सुबह सुबह टहलने आए थे वो भी देखते हैं। अब सारे लोग मिलकर पुलिस को फ़ोन करते हैं, जो वहाँ का थाना है उत्तान नगर थाना। उत्तान नगर थाने को फ़ोन करते हैं, थाने वाले भी भागे भागे पहुँचते हैं कि सुबह सुबह भैया किसकी लाश मिल गई। अब जैसे ही थाने वाले पहुँचते हैं उसके बाद उस सूटकेस को किनारे लाया जाता है। लाने के बाद उस डेड बॉडी को निकाला जाता है सूटकेस से, बॉडी को अच्छे से चेक किया जाता है, क्योंकि सर तो था नहीं। तो फिर इस लाश की पहचान करने का एकमात्र तरीका यही था कि अंदर से कुछ मिल जाए, यानी लड़की की पॉकेट से कुछ मिल जाए, कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई चीज़, कोई ऐसा क्लू, या फिर सूटकेस में कोई कागज़ वगैरह मिल जाए। आमतौर पर अक्सर केसों में सूटकेस के पास ही अक्सर ऐसे कागज़ मिल जाते हैं जिससे मामला सुलझ जाता है। इसीलिए पुलिस वाले भी, चूँकि अब सर गायब था, तो सूटकेस को बाकायदा खंगालते हैं, उस लाश की पॉकेट वगैरह को बाकायदा चेक करते हैं। लेकिन इस बार ये जो केस था एकदम उल्टा था। ना ही उस डेड बॉडी से कोई ऐसी चीज़ मिली, ना ही उस सूटकेस के पास से ऐसी कोई चीज़ मिली, ना उसके किसी चैन में कोई चीज़ थी। जो सारी चीज़ें थी बस इतनी सी थी कि जो लड़की ने टी शर्ट पहना हुआ था वो बी योरसेल्फ उस पर लिखा था, पिंक कलर का टी शर्ट था। जो सूटकेस की कंपनी थी वो अल्फ़ा कंपनी थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत यूनिक चीज़ें थी इसमें कि यहाँ से कुछ खुलासा हो जाए। अब पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वाले भाई अब लाश को कब्जे में लेते हैं, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लाश की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी क्लिक करते हैं, आसपास के इलाकों में भेजते हैं कि किसी के घर की कोई लड़की गायब हो तो बताए। लेकिन चूंकि ये जो डेड बॉडी थी, ये जो सूटकेस था, ये समुद्र के रास्ते आया था, तो हो सकता है कि ये कहाँ से आया हो सकता है कि ये किसी दूसरे थाने से हो सकता है किसी दूसरे इलाके से हो सकता है कि किसी दूसरे ज़िले से आया हो, क्योंकि ये जो दरिया है ये न जाने कितनी दूरी को कवर करता है। तो कौन सी चीज़ कहाँ फेंक दी जाए, और कहते हैं कि जो समुद्र है वो अपने पास कुछ रखता नहीं, तो कहीं भी आप कोई चीज़ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं किनारे लग जाएगा। तो फिर आखिर इस लाश की पहचान हो कैसे? और जब तक लाश की पहचान नहीं होगी तब तक इस लाश की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, यानी कातिल कौन है, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। और जब तक कातिल तक नहीं पहुंचा जा सकता तो ये केस सुलझाना या फिर जो दोषी है उसको सज़ा दिलवाना, ये चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है। अब पुलिस वाले आसपास के इलाकों में इत्तला करते हैं। इत्तला करने के बाद फिर से उसी बॉडी को उधेड़ बुन कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। लेकिन बॉडी थी कि कुछ बताने का नाम नहीं ले रही। आमतौर पे कहा जाता है कि जो लाश होती है वो बोलती है, कुछ सबूत देती है, कुछ इशारे देती है। लेकिन ये लाश तो बिल्कुल लाश थी, ना कुछ सबूत दे रही, ना कुछ इशारे दे रही है, ना कोई क्लू है, ना कोई चीज़ है, ना ही कोई लॉकेट मिल रहा। लड़की थी, लड़की के हाथ पे टैटू बना था, एक त्रिशूल था, एक ओम था, बाकी वही नॉर्मल टी शर्ट, वही सूटकेस, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। तो पुलिस वाले सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? पुलिस वाले भी काफ़ी देर तक विचार करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ तो कोई क्लू है ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर एक पुलिस वाला कहता है कि अगर कोई क्लू नहीं है और ये लाश कम से कम इस अगर थाने की है या फिर इस इलाके की है, तो कम से कम अगर हमारा इतना फ़र्ज़ बनता है कि ये चेक कर लें कि ये जो मरने वाली है हमारे इलाके की है या नहीं है। अगर हमारे इलाके की होगी तो ये जो टैटू वगैरह बना है ये हमारे ही इलाके में बना होगा। अब अगर हमारे इलाके की नहीं होगी तो टैटू यहाँ नहीं बना होगा, तो भाई बात दूसरी है। लेकिन अगर टैटू यहाँ पे बना होगा तो कम से कम ये जो लाश है ये हमारे ही इलाके की होगी, तो हो सकता है कि पहचान आसान हो जाए। फिर क्या था, जो पुलिस वाले थे बसई, बिरार और उन तमाम इलाकों में
अलग अलग टैटू आर्टिस्ट से मिलते हैं। अलग अलग टैटू आर्टिस्ट को फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो उस टैटू की फ़ोटो थी। एक के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, देखते ही देखते पूरे 5 से 6 घंटे तक अलग अलग टैटू आर्टिस्ट के पास ये लोग जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से बस एक ही जवाब कि नहीं, ये टैटू हमने नहीं बनाया, ये टैटू हमने नहीं बनाया। लेकिन अंत में 8 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद इनकी किस्मत खुलती है। और एक टैटू आर्टिस्ट ऐसा था जिसने टैटू देखते ही फ़ौरन बोला कि ये तो मेरी कलाकारी है, यानी इस आर्ट का जो आर्टिस्ट है वो मैं हूँ। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद तो पुलिस वालों की खुशी का ठिकाना नहीं कि चलो मामला सुलझ गया। पुलिस वाले फ़ौरन पूछते हैं कि भैया आपने किसके नाम पे बनवाया है, ये कौन लड़की है आपके पास, इसकी कोई डिटेल है, कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है। आमतौर पे आजकल के जो टैटू आर्टिस्ट हैं वो टैटू बनाने के बाद बाकायदा उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाते हैं। इसी वजह से ये जो टैटू आर्टिस्ट था, संजोग से उसने इस लड़की की डिटेल्स और इस लड़की की जो फ़ोटो है वो अपने डाटाबेस में सुरक्षित रखा था। फिर क्या था, पुलिस वालों को इस लड़की की एड्रेस, इस लड़की की फ़ोटो मिल जाती है। पुलिस वाले भाग के इस लड़की के घर पे पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि घर वालों को बताएंगे कि आपके घर की जो लड़की है उसकी डेड बॉडी मिली है, अगर आपको किसी पे शक हो तो आप बताइए। लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचते हैं उस फ्लैट पे, तो देखते हैं कि फ्लैट पे तो ताला बंद है। अब क्या करें? आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो आसपास के लोग बताते हैं कि ये जो लड़की है यहाँ की है नहीं, ये कहीं और से रहने आई थी अपने देवर और अपने पति के साथ, और पिछले कुछ दिनों से ये सारे लोग गायब हैं। और अभी थोड़ी देर पहले, यानी आधे घंटे पहले, जो इस लड़की का पति है मिंटू सिंह और इस लड़की का जो देवर है चुनमुन, ये दोनों लोग अभी आए थे और अभी अभी जस्ट निकले हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो बिल्कुल गोली की रफ्तार से आसपास के इलाकों में अब पुलिस वाले एकदम छिटक जाते हैं। एक एक बस अड्डे पे, एक एक रेलवे स्टेशन पे, एक एक टैक्सी स्टैंड पे आसपास के लोगों से फ़ोटो वगैरह लेते हैं। लेने के बाद जब एक एक इलाकों में छिटकते हैं, एक एक इलाकों में पूछताछ करते हैं, तो संजोग से जो दादर रेलवे स्टेशन है वहाँ से मिंटू, जो अंजलि का पति था, उसका पता चलता है। पता चलने के बाद फ़ौरन आरपीएफ जो थी वो मिंटू सिंह को वहाँ पे बैठा लेती है, साथ ही उसके देवर चुनमुन सिंह को भी। बस अब मामला लगभग सुलझ चुका था। अब पुलिस वालों को वहाँ जाना था, जाने के बाद पूछताछ करनी थी। पुलिस वाले भी बिल्कुल बारूद की तेज़ी के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद मिंटू और चुनमुन को गिरफ्तार करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितनी घटनाक्रम को बोला, ये चीज़ें यानी डेड बॉडी को मिलने से लेके कातिल तक पहुँचने तक टोटल पुलिस वालों ने महज 12 घंटे का टाइम लगाया। यानी 12 घंटे के अंतर्गत ही लाश का एक तरह से कब्जे में भी लिया गया, उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अलग अलग थानों में इत्तला भी की गई, साथ ही सारे टैटू आर्टिस्ट से भी मुलाकात कर ली गई, और अंत में इसके अंजलि के घर पे जो लड़की थी उसके घर पे छापा भी मारा गया। साथ ही आरपीएफ जो थी वो मिंटू सिंह और चुनमुन सिंह को पकड़ चुकी थी। पुलिस वाले इन दोनों को अपनी कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन अंत में ये दोनों लोग टूटते हैं और टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। और इस कहानी के हिसाब से आज से लगभग 5 साल पहले जो मिंटू था ये बिहार का रहने वाला था। बिहार का मिंटू सिंह था और इसकी शादी होती है हैदराबाद की रहने वाली अंजलि से। अब अंजलि से शादी होती है। शादी होने के बाद अंजलि बिहार पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अब मिंटू के साथ रह रही है। रहने के साथ साथ अब इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ। लेकिन जब बेटा हुआ तो कहीं ना कहीं अब अंजलि और मिंटू को लगने लगा कि अब गुजर बसर बिहार में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी परवरिश देनी है, और बिहार में इस तरह से रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर कहीं और चलते हैं। तो फिर कहाँ चले? तो फिर ये लोग पहुँच जाते हैं मायानगरी, मुंबई यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। संजोग से जो मिंटू सिंह था उसकी नौकरी लग जाती है एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। चुनमुन भी कहीं नौकरी करने लगता है। अब ये दोनों लोग जॉब करते, इधर अंजलि जो थी बच्चे का लालन पालन करती। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही। परिवार में काफ़ी प्यार है, सारे लोग प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो मिंटू है उसे कुछ डाउट होने लगता है। दरअसल मिंटू को लगता है कि जो मेरी वाइफ अंजलि है उसका किसी से अफेयर चल रहा।
हालांकि ये वैसा था या नहीं था, ये सच्चाई तो अंजलि के साथ जा चुकी। लेकिन अब मिंटू को जब ये बात लगने लगी तो इस बात को लेके आए दिन मिंटू और अंजलि के बीच झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा जब आए दिन होने लगा तो देखते ही देखते ये झगड़ा जो है इस कदर बढ़ गया कि अब इन दोनों के बीच आए दिन हाथापाई होने लगी। दोनों में मनमुटाव हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे थे। इसी बीच 24 मई साल 2023 यानी आज से लगभग 2 महीने पहले 24 मई साल 2023 को अंजलि और मिंटू में ठीक इसी प्रकार एक झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद इस बार मिंटू थोड़ा ज़्यादा गुस्से में आता है। गुस्से में आने के बाद अंजलि को धक्का देता है। अंजलि का जो सर है वो दीवार से टकराता है। अंजलि के सर के पीछे चोट लगती है, जिस वजह से अंजलि की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब अंजलि की जैसे ही मौत हुई तो फिर अब मिंटू एकदम डर जाता है कि मैंने तो महज धक्का दिया था, लेकिन ये क्या हो गया। इस बारे में अगर किसी को पता चल गया तो फिर तो हमें जेल हो जाएगी। इसीलिए अब मिंटू तरह तरह की चीज़ें सोचने लगता है। बिल्कुल घबराया हुआ है, बिल्कुल परेशान है, होश एकदम फाकता है। क्या करे, किसके पास जाए, किससे मदद ले, कहाँ भाग जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बीच उसको याद आती है अपने भाई चुनमुन की। अब मिंटू चुनमुन को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद सारी चीज़ें बताता है। चुनमुन उसे समझाता है, कहता है कि भाई परेशान मत रहो, मैं आ रहा हूँ। चुनमुन भी उस मौके पे पहुँचता है। उसके बाद ये दोनों लोग बैठ के प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ अब ये दोनों लोग अंजलि की लाश को बाथरूम में घसीट के लेके जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे अंजलि का जो सर है वो धड़ से अलग कर देते हैं। सर को धड़ से अलग करने के बाद बाकायदा जो खून था उसको बाथरूम में गिरने देते हैं। पानी भी चला देते हैं कि जो खून है बाकायदा बह जाए। उसके बाद फिर ये लोग इंतज़ार करते हैं कि सारा खून निकल जाए। कुछ घंटों में अंजलि के शरीर का सारा खून बह जाता है। इसके बाद फिर ये सारे लोग एक सूटकेस लेते हैं, यानी मिंटू और चुनमुन। सूटकेस में अंजलि की जो लोअर बॉडी थी, यानी धड़ और नीचे का हिस्सा, उसको सूटकेस में पॉलीथीन लगा के पैक करते हैं। पैक करने के बाद फिर सर को दूसरी पॉलीथीन में रखते हैं। इसके बाद जो बॉडी थी उसको ले जाते हैं और उसी मीरा भाईंदर इलाके के पास उसी जो खाड़ी थी वहीं पे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद सर को भी फेंक देते हैं। अब सर चूँकि सूटकेस में नहीं था, उसमें हवा वगैरह उस तरह से बनी नहीं थी, तो सर तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन जो सूटकेस था वो थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ था। इस वजह से हल्का फुल्का फ्लोट करने लगता है। अब हल्का फुल्का फ्लोट करते करते इधर लहरों से धक्का खाते खाते समुद्र की रफ्तार में बहते बहते किनारे लग जाता है। किनारे लगने के बाद फिर जो सफाई कर्मी थे वो पाते हैं। पाने के बाद फिर मामला जैसे तैसे सुलझता है। तो पुलिस वाले इस कहानी को जब सुन रहे थे तो एक तरह से हैरान भी थे, एक तरह से परेशान भी थे कि एक आदमी अगर गलती से उसने कत्ल किया तो अगर पुलिस के पास आ जाता या फिर हॉस्पिटल का रुख करता कि भैया मुझसे गलती हो गई या फिर मैंने धक्का दिया, मेरी वाइफ को चोट लग गया, तो गैर इरादतन हत्या में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और ये एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती कोर्ट में प्रूफ तो शायद ज़्यादा कुछ सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अब इस केस में अगर जो मिंटू सिंह है इसके अलावा कोई और सच्चाई प्रूफ होती है तो मिंटू सिंह और उसका भाई चुनमुन कायदे से कई सालों के लिए अंदर जाएगा। तो कभी कभार सोच के ताजुब भी होता है कि आजकल इस तरह का ट्रेंड हो गया है कि पहले किसी के साथ रहो, उसके बाद बॉडी को काट दो, सूटकेस में पैक कर दो, फ्रिज में पैक कर दो या फिर कहीं टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके बाद आजकल तो कुकर में भी उबालने का सिस्टम आ गया है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और जिन लोगों ने इस कहानी को पहले सुन लिया था, अगर आप यहाँ तक सुनते हैं तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और इस कहानी के साथ जो कल का सवाल था, उस सवाल में भी कायदे से मैंने गलती कर दी थी और इस गलती की वजह से मैं आज किसी का नाम भी नहीं ले पाऊँगा। दरअसल कल का मेरा सवाल था कि लगभग जितने देश होते हैं, हर देश का एक राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पुष्प होता है। अब लगभग जो देश होते हैं वो ऐसे ही जानवर का नाम रखते हैं अपने राष्ट्रीय पशु के रूप में जो एग्जिस्ट करता हो। लेकिन एक ऐसा देश है जो कायदे से एक ऐसे जानवर को अपना नेशनल एनिमल घोषित किया हुआ है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी कि कायदे से 4 ऑप्शन देने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ तक कल मैंने जो पढ़ा था मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसे केवल 1 या 2 देश थे। लेकिन जब रिसर्च किया तो पता चला कि ऐसे तो कई देश हैं। तो लगभग सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए और सारे लोगों के जवाब सही थे।
तो मैंने 4 ऑप्शन ही नहीं दिया तो सारे लोगों ने सही जवाब दे दिए। तो फिर अब इसमें किसी का नाम छोड़ें या फिर किसका नाम लें या फिर किसका जवाब सही माने? तो कई जवाब हैं। पहला और जो सबसे सटीक जवाब है वो है स्कॉटलैंड। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो है यूनिकॉर्न। बेसिकली एक तरह का घोड़ा होता है जिसके सर पे यहाँ सामने माथे पे सींग होता है। और इस घोड़े को अगर आपने देखा होगा, एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, इसमें जो सिंधु घाटी की लास्ट में दिखाया जाता है वही जानवर था। साथ ही शायद उस मूवी में इसका नाम एक सिंघा था। साथ ही जो चाइना है उसका भी नेशनल एनिमल, वैसे तो जायंट पांडा भी है, लेकिन उसने एक और जानवर को माना है, वो है ड्रैगन। ड्रैगन भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया का भी शायद है। अब जैसे 3 जवाब हो गए तो मैं कंफ्यूज खुद ही हो गया, तो ये मेरी खुद की गलती थी। तो जिन भी लोगों ने सही जवाब दिया उन सभी लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही आपके माध्यम से आप सोच के देखिए कि मुझे खुद 2 अलग अलग देशों के नाम पता चला, तो फिर सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया था। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के शुभांकर का नाम क्या है? 2022 फीफा वर्ल्ड कप के शुभांकर का नाम क्या है, जिसका अर्थ है बहुत कुशल खिलाड़ी? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लईब, दूसरा है लुसैल, तीसरा है हैया और चौथा है रियाल। तो आप लोगों को जो ऑप्शन सही लगे उसको कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।